यूरोपा जुपिटर का चांद है। नासा पिछले 46 सालों से इसे पायनियर स्पेसक्राफ्ट, वोयेजर 1, गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट, हबल स्पेस टेलीस्कोप और जूनो स्पेसक्राफ्ट से स्टडी कर रहा है, जिसके बाद उसे पता चला कि यूरोपा की बर्फीली सतह के नीचे पानी का बहुत बड़ा समुद्र हो सकता है और वहां पर ऐसी बहुत सारी चीजें मिली हैं जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि उस समुद्र के अंदर लाइफ पॉसिबल हो सकती है। इसी लाइफ को फाइंड करने के लिए नासा ने यूरोपा क्लिपर मिशन को अक्टूबर 2024 में लॉन्च किया। ये अब तक का सबसे एडवांस स्पेसक्राफ्ट है जो 2030 में यूरोपा के पास पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है कि जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इतनी ज्यादा रेडिएशन है कि वो किसी भी जिंदा चीज और स्पेसक्राफ्ट को तबाह कर सकती हैं। तो फिर सोचने वाली बात यह है कि ये स्पेसक्राफ्ट यूरोपा के पास कैसे जाएगा। जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ी है। ये मैग्नेटिक फील्ड अकेली इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन इस मैग्नेटिक फील्ड के सेंटर में जुपिटर का चांद आयो मौजूद है। यहाँ हर वक्त वोल्केनो फटते रहते हैं। इन वोल्केनो से टन्स के हिसाब से सल्फर डाइऑक्साइड निकलता रहता है, जिसके बाद इसके पार्टिकल्स 300 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से रोटेट करते हैं और ये पार्टिकल्स जुपिटर के हर मून्स और ऑब्जेक्ट तक जाते हैं। इस साइकिल से एक स्ट्रॉन्ग रेडिएशन बेल्ट बन जाती है जो जुपिटर के चारों तरफ फैली हुई है। इतनी खतरनाक रेडिएशन में नासा का सबसे एडवांस स्पेसक्राफ्ट सिर्फ 3 माह तक ही सरवाइव कर सकता है। तो फिर यहाँ सवाल आता है कि नासा का मिशन 4 सालों तक यूरोपा के पास कैसे ऑर्बिट करेगा। इसका हल है कि ये डायरेक्ट यूरोपा को ऑर्बिट नहीं करेगा, बल्कि वो पहले दूर से जुपिटर को ऑर्बिट करेगा, फिर कुछ हफ्तों के बाद ये यूरोपा के पास जाएगा। थोड़ी देर स्टडी करने के बाद ये दोबारा दूर चला जाएगा। ये चीज बार बार होगी। इस मिशन में ये स्पेसक्राफ्ट बहुत ज्यादा डेटा कलेक्ट करेगा। जिस वक्त वो जुपिटर से दूर होगा उस वक्त वो डेटा जमीन पर भेजेगा। डेटा भेजने के बाद वो दोबारा यूरोपा के पास जाने के लिए रेडी होगा। प्लान के मुताबिक ये 49 बार यूरोपा के करीब से गुजरेगा और इसकी पूरी सतह का नक्शा बनाएगा। इस चांद पर इतनी ज्यादा रेडिएशन है कि यहाँ पर कोई भी जानदार चीज जिंदा नहीं रह सकती। तो सोचने वाली बात यह है कि पूरे सोलर सिस्टम को छोड़कर नासा ने लाइफ के लिए क्लिपर मिशन को इतने खतरनाक चांद पर ही क्यों भेजा। इस चांद की सरफेस तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन असल चीज इसकी सरफेस के अंदर है। 1979 में जब वोयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट इसके करीब से गुजरा था तो उसने यूरोपा की ये तस्वीर खींची। इस चांद में आपको कोई भी क्रेटर दिखाई नहीं देगा, जबकि सोलर सिस्टम के बाकी ऑब्जेक्ट्स पर आपको क्रेटर दिखाई देते हैं। इसका मतलब है कि पिछले 6 करोड़ सालों में यूरोपा पर कुछ ऐसा होता रहा है जिससे इस पर बने क्रेटर खत्म हो चुके हैं। वोयेजर स्पेसक्राफ्ट के 16 सालों बाद गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट ने 8 सालों तक इस चांद को स्टडी किया, तो उसने नोट किया कि जुपिटर के मैग्नेटिक पोल्स जमीन की तरह एक लाइन में नहीं है। इसीलिए जब ये सियारा हर 10 घंटे में घूमता है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड हिलता है। इस बदलते हुए मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यूरोपा पर भी एक पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। इसका मतलब है कि यूरोपा के अंदर कोई ऐसी लेयर मौजूद है जिसके अंदर से बिजली गुजरती है और ये लेयर इस चांद की सतह के काफी करीब मौजूद है। तो सोचने वाली बात यह है कि ये लेयर क्या हो सकती है। यूरोपा की सतह सफेद मोटी बर्फ से ढकी हुई है, लेकिन इस सफेद कलर में आपको ब्राउन कलर भी दिखाई देगा। जब इन एरिया को स्पेक्ट्रोमीटर से स्टडी किया गया तो पता चलता है कि वहां सल्फ्यूरिक एसिड या लाइफ जैसे केमिकल्स मौजूद हो सकते हैं, यानी वहां कोई जिंदा बैक्टीरिया हो सकता है जिसकी वजह से इस जगह का रंग ब्राउन है। इस चीज को कंफर्म करने के लिए साइंसदानों ने जमीन पर कई एक्सपेरिमेंट किए। तो उन्होंने कहा कि जब समुद्र के नमकीन पानी पर बहुत ज्यादा रेडिएशन पड़ती है तो उसका कलर सफेद से ब्राउन हो जाता है। इसीलिए साइंसदानों को शक है कि यूरोपा के अंदर बहुत बड़ा नमकीन पानी का समुद्र हो सकता है जिसकी गहराई 100 किलोमीटर हो सकती है, यानी यूरोपा में जमीन से भी 2 गुना ज्यादा पानी हो सकता है। और इसी समुद्र की वजह से इस चांद की सतह मुसलसल बदलती रहती है और यहाँ कोई क्रेटर दिखाई नहीं देता। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है कि ये चांद सूरज से बहुत ज्यादा दूर है। इतनी दूरी पर सूरज की सिर्फ 4% ही रोशनी यहाँ पहुँच पाती है। इतनी कम रोशनी पहुँचने की वजह से यहाँ का टेम्परेचर -160 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। तो फिर इतने कम टेम्परेचर में
इस चांद की सतह के नीचे मौजूद समुद्र जमा क्यों नहीं है। साइंसदान का कहना है कि एक ऐसा तरीका भी है जिसमें सूरज की रोशनी के बगैर यूरोपा के अंदर हीट पैदा हो सकती है और यूरोपा जुपिटर के गिर्द बिल्कुल परफेक्ट सर्कल में ऑर्बिट नहीं करता। इसकी वजह यह है कि आयो, यूरोपा और गैनीमेड एक खास पैटर्न में घूमते हैं। जितनी देर में गैनीमेड अपना एक ऑर्बिट कंप्लीट करता है उतनी देर में यूरोपा 2 ऑर्बिट कंप्लीट कर लेता है और गैनीमेड 4 ऑर्बिट कंप्लीट कर लेता है। इस वजह से आयो यूरोपा को एक साइड से अंदर की तरफ खींचता है जबकि गैनीमेड दूसरी साइड से बाहर की तरफ खींचता है, जिसकी वजह से यूरोपा का ऑर्बिट थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है और जब ये जुपिटर के करीब जाता है तो जुपिटर की ग्रेविटी भी इसे अपनी तरफ खींचती है और दूर जाने पर ग्रेविटी का असर कम हो जाता है, इसलिए यूरोपा लगातार स्ट्रेच और स्क्वीज होता रहता है। इस अमल को टाइडल फ्लेक्सिंग कहते हैं। जब ये अमल बार बार होता है तो यूरोपा के अंदर इतनी हीट पैदा होती है जिसकी वजह से इसके अंदर की बर्फ जमती नहीं है बल्कि पानी बन जाती है। इसके अलावा इन क्रैक्स को देखें। नासा के मुताबिक इस चांद के अंदर ओशन मौजूद है जिसकी वजह से ही ये क्रैक्स बनते हैं, अदरवाइज किसी और वजह से इन क्रैक्स के बनने के चांसेस बहुत कम है। अब सवाल आता है कि अगर वहां ओशियन है तो क्या उसमें लाइफ पॉसिबल हो सकती है जिसके अंदर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती। आपने जमीन पर हाइड्रोथर्मल वेंट्स के बारे में सुना होगा। ये वेंट्स समुद्र की सतह पर एक्टिव वोल्केनो वाली जगह पर पाए जाते हैं। इसके अंदर से गर्म पानी निकलता है जिसमें बहुत ज्यादा मिनरल मौजूद होते हैं। पानी में मौजूद ये जानदार समुद्र की इतनी गहराई में सूरज की रोशनी के बगैर इन मिनरल्स को खाकर जिंदा रह पाते हैं। तो हो सकता है यूरोपा के समुद्र के अंदर ऐसी थर्मल विंड्स हों जिसके आसपास एलियन लाइफ मौजूद हो सकती है। क्लिपर मिशन को यूरोपा पर इसलिए भेजा जा रहा है कि वो उस समुद्र को फाइंड करे और फिर लाइफ को, लेकिन क्लिपर मिशन यूरोपा की मोटी बर्फ को नहीं चीर सकता। तो फिर साइंसदान इस बर्फ के नीचे जिंदगी को कैसे फाइंड करेंगे। ये है ड्रोन जिसका नाम स्नॉट पॉट है। इसके ऊपर पेट्रोइड डिशेस लगी हुई हैं। जमीन पर इस ड्रोन को व्हेल की सांस के अंदर से गुजार कर इसके मॉकस को कलेक्ट किया जाता है जिससे व्हेल की बायोलॉजी के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलती है। सेम ये चीज खला में दूसरे सियारे पर की जा सकती है। यूरोपा पर गाइजर्स मौजूद हो सकते हैं जिनके अंदर से पानी बाहर निकलता है। साइंसदान क्लिपर को इन फव्वारों के अंदर से गुजारेंगे जिसके पास स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से फव्वारों के अंदर मौजूद केमिकल को स्टडी किया जाएगा। इस तरीके से हमें जिंदगी के सबूत मिल सकते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि जुपिटर की रेडिएशन यूरोपा को जिंदगी के लिए एक बेहतरीन उम्मीदवार बनाती है। जब तेज रेडिएशन यूरोपा की सतह से टकराती हैं, तो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को इतनी एनर्जी मिलती है कि वो नए कंपाउंड्स बना लेते हैं। ये कंपाउंड्स किसी तरह बर्फ के अंदर से होते हुए समुद्र तक पहुंचते हैं। यहाँ मौजूद लाइफ इनको खाकर जिंदा रह सकती है। ये अब तक का सबसे एडवांस स्पेसक्राफ्ट है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट्स करके जरूर बताएं। बात करते हैं एंशिएंट हथियार की जिसका नाम है हवाचा। ये एक वीपन नहीं था बल्कि इससे आके कई 100 तीर निकलते जो दुश्मन को बुरी तरह से खत्म कर देते। इस हथियार को कोरिया ने आज से 600 साल पहले अपनी जंग में इस्तेमाल किया। ये उस वक्त के हिसाब से बहुत ज्यादा एडवांस था। अगर आप इसे देखें तो ये हथियार आपको कुछ हद तक मशीन गन जैसा लगेगा और कुछ हद तक रॉकेट लॉन्चर जैसा। इस हथियार से एक ही वक्त में कई 100 तीर दुश्मन की तरफ फेंके जा सकते थे। इस वेपन की असल ताकत का पता इमेजिन वॉर में चला। 1590 में जापान के किंग ने कोरिया पर हमला कर दिया। जापान का मकसद कोरिया को हराकर चाइना पर कब्जा करना था, लेकिन जैसा जापान ने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। कोरिया ने इस जंग में हवाचा हथियार का इस्तेमाल किया जिससे जापानी फौज को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। इस जंग में कई 100 हवाचा हथियार का इस्तेमाल किया गया जो एक वक्त में 100 से 200 तीर को छोड़ सकता था और कुछ तीरों के साथ आग लगाई जाती जो दुश्मन को ज्यादा नुकसान पहुंचाती। इस जबरदस्त हथियार की वजह से 3400 फौजियों ने 30,000 जापानी फौजियों को रोक लिया।
ये सिर्फ एक हथियार नहीं था बल्कि ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसने जंग का रुख ही बदल दिया। इसके बाद बात करते हैं एक और खतरनाक वेपन की। इसका नाम है बलिस्टा। इसको एक बड़ा क्रॉस बाव समझना गलती होगी। ये एक बड़े क्रॉस बाव जैसा लगता है लेकिन ये उससे भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। असल में ये पुराने जमाने का स्नाइपर वेपन था। ये एक हथियार पूरी फौज को खत्म कर सकता था। इससे निकलने वाला एरो मोटा और बहुत मजबूत होता था जो 2 से 3 फौजियों को खत्म कर सकता था। साथ ही ये बचाने वाली शील्ड को भी तोड़ देता और एक एरो से 2 से 3 फौजी मर जाते। जब किसी जंग में इस हथियार का इस्तेमाल किया जाता तो सामने खड़ी फौज इसे देखकर डर जाती। इसको चारों तरफ से खुफिया जगह पर लगाया जाता जिससे दुश्मन को समझ ही नहीं आता कि अटैक कहां से हो रहा है। बिल्कुल एक स्नाइपर की तरह। इससे सिर्फ लोगों पर ही नहीं बल्कि किसी शहर की दीवारों, टावर और गेट्स पर हमला किया जाता और ये दूसरी फौज को बहुत नुकसान पहुंचाता। रोमन्स इस हथियार का इस्तेमाल मारने के लिए नहीं बल्कि डर फैलाने के लिए करते थे। इसका सबसे बड़ा फायदा ये था कि दूर से ही बहुत ज्यादा फौजियों को मारा जाता। इसके बाद बात करते हैं इस हथियार की। इसको चाइना की मिंग डायनेस्टी ने और कोरिया ने मिलकर बनाया था। इसमें से 2 या 3 आग के एरो को फायर किया जा सकता था लेकिन ये टेक्नोलॉजी अपनी पीक पर तब पहुंची जब चाइना में गन पाउडर की इन्वेंशन हुई। इसके बाद सिर्फ एरोस ही नहीं बल्कि एक शूटर एक ही वक्त में 50 तीर चला सकता था। इस नई टेक्नोलॉजी का नाम था नेस्ट ऑफ पी। असल में ये दुनिया का सबसे पहला हैंड हेल्ड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर था। इसके कुछ वेरिएंट्स को हाथ से चलाया जाता था जबकि कुछ गाड़ियों पर लगाए जाते थे। ये वेपन एक बार में 32 रॉकेट एरोस को फायर कर सकता था जिनकी रेंज तकरीबन 300 स्ट्रैप तक होती थी। इसका नाम नेस्ट ऑफ पी इसलिए रखा गया क्योंकि जब इसे फायर होता तो बहुत ज्यादा मिसाइल एक साथ निकलते, बिल्कुल शहद के मक्खियों के झुंड की तरह। चाइना ने इसका एक और वर्जन भी बनाया जो 50 रॉकेट फायर करता था लेकिन उन रॉकेट का साइज छोटा होता था। इसे हथियार को खास तौर पर समुद्री जंग के लिए बनाया गया था। यहाँ ये हवा की उल्टी डायरेक्शन में दुश्मन के जहाजों को हिट कर सकता था। इसके बाद बात करते हैं कोलंबिया का जंगल बहुत बड़ा है। साइंसदान जब इस जंगल को एक्सप्लोर कर रहे थे तो उनको वहाँ बहुत सारे पुरानी सिटीज के स्ट्रक्चर मिले। जब इन स्ट्रक्चर्स की कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला ये शहर 1000 साल से भी ज्यादा पुराना हो सकता है। साइंसदान को वहाँ से ऐसी चीजें मिली जिनको देखकर ऐसा लगता था कि वो दरिया और पहाड़ों से सोने को निकालते और फिर उस सोने को कॉपर से मिलाकर बहुत खूबसूरत चीजें बनाती। जब साइंसदानों ने इस जगह को खोदा तो उनको वहाँ से कई संदूक मिले जिनमें सोने से बनी हुई बहुत सारी चीजें मौजूद थी जिनको देखकर साइंसदान सोचने लगे कि शायद उनको 1000 साल पुराना खजाना मिल गया है। लेकिन उनमें एक चीज ऐसी थी जिसने सब देखने वालों को हैरान कर दिया। इस चीज को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसकी शक्ल आज के प्लेन से काफी मिलती है लेकिन क्योंकि 1000 साल पहले प्लेन्स नहीं हुआ करते थे इसलिए साइंसदानों ने सोचा कि शायद ये किसी परिंदे या कीड़े का मॉडल हो। लेकिन जब इसे स्टडी किया गया तो पता चला कि इसका डिजाइन परिंदों और उड़ने वाले कीड़ों से काफी ज्यादा मुख्तलिफ है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इसकी टेल बिल्कुल सीधी है। साइंसदान के मुताबिक दुनिया में एक भी परिंदा ऐसा नहीं है जिसकी टेल ऐसे सीधी हो। ऐसी टेल हवाई जहाज में मौजूद होती है। इस टेल से प्लेन की डायरेक्शन को कंट्रोल किया जाता है। इसके अलावा साइंसदानों ने कहा कि परिंदों और कीड़ों के विंग्स ऊपर की तरफ लगे होते हैं जबकि इस चीज के विंग्स निचले वाले हिस्से पर लगे हुए हैं। इन विंग्स की मदद से जहाज को लेफ्ट और राइट में मोड़ा जाता है। यानी आज से 1000 साल पहले बनाया गया ये मॉडल दुनिया को हैरान कर चुका था क्योंकि टेल और विंग्स के साथ साथ इसका डिजाइन भी ऐसे बनाया गया था कि ये आसानी से हवा में उड़ सके। हवा को काटने के लिए जहाज के डिजाइन को ऐसे बनाया जाता है ताकि वो हवा को काट कर आगे बढ़ सके। और साइंसदान को कहना है कि ये चीज उस मॉडल में भी थी। इसीलिए साइंसदानों ने कहा कि शायद ये कोई खिलौना नहीं बल्कि किसी जहाज का छोटा मॉडल हो। आपको इसके बारे में क्या कहना है कमेंट्स करके जरूर बताएं। इसके अलावा मिस्र के एक टॉम से भी ऐसी चीजें मिली जो प्लेन जैसी लग रही थी लेकिन ये चीज लकड़ी से बनी थी। इसको पहले देखकर साइंसदानों ने कहा कि ये किसी परिंदे का मॉडल है लेकिन इसके भी विंग्स की डायरेक्शन और बाकी चीजों को देखकर ऐसा लगता है कि इसकी बहुत सारी चीजें मौजूदा प्लेन से मिलती जुलती हैं। इसी चीज के बारे में जानने के लिए साइंसदानों ने इसका फ्लाइंग टेस्ट किया।
उन्होंने सेम इसी जैसी एक कॉपी बनाई, लेकिन उस कॉपी का साइज रियल से 5 गुना ज्यादा बड़ा था। जब लैब के अंदर इस मॉडल का फ्लाइंग टेस्ट किया गया तो ये एरोडायनेमिक तो था, लेकिन इसमें एक चीज मिस थी। असल में किसी भी जहाज को टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए टेल की जरूरत होती है, और ये टेल इस मॉडल में नहीं थी। लेकिन जिस जगह टेल लगी होनी चाहिए थी उस जगह का हिस्सा टूटा हुआ दिखाई देता है। यानी हो सकता है इस चीज पर टेल लगी हो, लेकिन किसी वजह से वो टूट गई। फिर साइंसदानों ने कॉपी मॉडल पर अपनी तरफ से टेल फिट करके दोबारा टेस्ट किया, जिसके बाद ये मॉडल बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हवा में उड़ रहा था, जो इस बात का सबूत था कि 8 से 2000 साल पहले बनाया गया ये मॉडल उड़ने के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। साइंसदानों के मुताबिक अगर 8 से 2000 साल पहले के लोगों ने जहाज का ये छोटा मॉडल बनाया था, तो हो सकता है उन्होंने लकड़ी का बड़ा जहाज भी बनाया हो जो हवा में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से उड़ता हो। लेकिन अभी साइंसदानों के पास इसका परफेक्ट जवाब नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।